अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम इस वीडियो के अंदर पढ़ रहे हैं क्लास 10 की जनरल साइंस। उसका चैप्टर नंबर 7 एनर्जी हमने स्टार्ट किया है, जिसका इंट्रोडक्शन हम ले चुके हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। और आज हमारा इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी के इकसाम के बारे में जो इकसाम बेसिक हैं और आपके सिलेबस में भी मेंशन की हुई हैं, हम उनको यहाँ पे देखेंगे। तो कौन कौन सी हम यहाँ पे फॉर्म्स पढ़ने जा रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो सबसे पहले हम जो है वो स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी जो है ये मैकेनिकल एनर्जी की एक टाइप है और इसका जो ताल्लुक है वो बॉडी की फिजिकल हालत से होता है, यानी ऐसी एनर्जी जिसका ताल्लुक जो है वो बॉडी की हरकत के साथ हो, मोशन के साथ, तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। यानी इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो ऐसी एनर्जी जो बॉडी के अंदर तब पैदा होती है जब बॉडी मोशन करती है, यानी द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। possessed by a body due to its motion, उसकी हरकत की वजह से, बॉडी की हरकत की वजह से जो मोशन काइंड ऑफ एनर्जी सामने आती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, वजाहत देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी अच्छी समझ आ जाए इसकी, और साथ में इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। यानी जब एक बॉडी मूव कर रही होती है, हरकत कर रही होती है, तो उसके अंदर एनर्जी होती है और वो क्योंकि उस टाइम पे वो जब हरकत कर रही होती है, हरकत क्यों करती है? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स भी लगती है और फोर्स के साथ वो फासला भी तय करती है। और हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया वर्क की कि वर्क तभी होगा जब बॉडी के ऊपर फोर्स भी लगेगी, वो फासला भी तय करेगी। तो काइनेटिक एनर्जी तभी सामने आएगी ना जब बॉडी हरकत कर रही है, और हरकत वो ऐसे तो कोई बेजान जिस्म नहीं कर सकता जब तक कि उसके ऊपर फोर्स ना लगाई जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके बॉडी के अंदर जो है जो काइनेटिक एनर्जी की मूवमेंट करेगा उसके अंदर एबिलिटी होगी वर्क करने की। ये हमारी डेफिनेशन के अंदर, उस डेफिनेशन के अंदर ये एनर्जी जो है वो आ रही है। एग्जाम्पल देखिएगा कि जब एक क्रिकेट बॉल है और उसको हिट करता है, क्रिकेट बॉल है, उसको बैट्समैन जो है वो क्या करता है? हिट करता है, और हिट करता है तो वो बॉल डिस्टेंस तय करता है, यानी दूर जाके गिर जाता है। तो ये क्या हुआ है कि उस बैट्समैन की जो मस्कुलर एनर्जी थी उसने फोर्स डाली उसके ऊपर, बैट के जरिए उस बॉल के ऊपर, और वो बॉल ने क्या किया? फासला तय किया और काफी तेज फासले जो है वो दूर जाके गिर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमें नजर आ रही। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है, हम क्या देखते हैं कि वो जो बॉल है वो स्टॉप कर जाता है, वो रुक जाता है। या ऐसा होता है कि वो चलता ही रहता है? नहीं, थोड़ी देर के बाद वो जमीन पे जब पहुंचता है तो वो रुक जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? जब तक वो हवा में था ना तो फ्रिक्शन आती है सामने, फोर्स एनर्जी जो है, एनर्जी कहाँ कंज्यूम होती है? एनर्जी फ्रिक्शन के रास्ते में तो कंज्यूम होती है। फ्रिक्शन क्या होती है? ये एक रुकावटी फोर्स होती है जो सामने से रुकावट बन रही होती है, रोक रही होती है उस एनर्जी को। तो जब हवा में था वो तो ये फ्रिक्शन निग्लिजिबल थी, यानी तकरीबन ना होने के बराबर, इतनी कम थी। लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड पे पड़ा, जमीन पे पड़ा, थोड़ा सा फासला तय किया, जमीन के गिरते ही थोड़ा सा आगे मूव किया, उसके बाद वो रुक गया। क्यों? क्योंकि उसको अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी ना, वो यहाँ पे उसके लिए फ्रिक्शन का काम कर रही थी, और उसने क्या किया था? उस एनर्जी को अपोजिट डायरेक्शन में रोक दिया था। तो अगर बॉडी तब तक मूव करेगी, काइनेटिक एनर्जी तब तक बॉडी के अंदर एनर्जी की सूरत में रहेगी जब तक कि वो उस फ्रिक्शन के ऑपोजिटली उसके बराबर ही फोर्स क्यों ना लगाए। और अगर जब फ्रिक्शन की फोर्स बढ़ जाएगी काइनेटिक एनर्जी से, तो फिर वो बॉडी क्या हो जाती है? स्टॉप कर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो जाती है थोड़ी देर के बाद, और फिर दोबारा से उसके अंदर जो है वो एनर्जी देनी पड़ती है, उसको दोबारा फोर्स लगानी पड़ती है दोबारा से उसके अंदर एनर्जी को लाने के लिए। इसका मतलब ये हमेशा नहीं चलती हुई रहती, सिर्फ जब तक बॉडी मूव कर रही है तब तक ये एनर्जी उसके अंदर रहती है, लेकिन जैसे ही सामने फ्रिक्शन आती है तो ये कंज्यूम हो जाती है और वहां पर ये स्टॉप कर जाएगी। ये थी एक टाइप हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की। उसके बाद हम सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं।
दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, उस पर जाने से पहले हम यहाँ पे बस एक चीज डिस्कस कर दें लास्ट में कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। तो ये डिपेंड करती है एक तो मास के ऊपर और एक बॉडी की स्पीड के ऊपर। जितनी ज्यादा स्पीड होगी ना उतना ज्यादा देर तक वो उस एनर्जी को प्रोसेस करेगा, उतनी ज्यादा देर तक वो उस एनर्जी की हालत में रहेगी बॉडी। और इसी तरह से जितना ज्यादा मास होगा, तो यानी इन दोनों में से कोई भी चीज ज्यादा होती है तो वो चीज उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी कम होगी उतनी कम बॉडी काइनेटिक एनर्जी को उतनी देर कम देर तक वो प्रोसेस कर पाएगा। नेक्स्ट इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल कहते हैं हम छुपी हुई चीज को। जैसे अक्सर ऐसा होता है आप क्लास में काम नहीं ठीक करते तो आपको या फिर आपके पेरेंट्स को कहते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं कि इस बच्चे के अंदर पोटेंशियल है लेकिन ये उसको जो है वो सामने नहीं ला पा रहा, मतलब इसके अंदर ये क्वालिटीज हैं कि ये कर सकता है लेकिन बस क्या है कि ये अपनी उस एनर्जी को यूज नहीं कर रहा, उसको सामने नहीं ला पा रहा। तो उसी पोटेंशियल की बात करने जा रहे हैं हम, यानी कि उसी छुपी हुई तवानाई की जो सामने नहीं आती। ये कौन सी एनर्जी है? दैट इज पोसेस्ड बाय अ बॉडी, जो एक बॉडी पोसेस करती है ड्यू टू इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन की वजह से। जब तक वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, जब तक अपनी हालत उसी हालत में रहती है, तब तक उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है, हरकत करने लग जाती है, तो उसकी पोटेंशियल कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक में और फिर वो सामने आती है। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी ऐसे सामने नहीं आती जब तक कि उसको काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट ना हो। तो इसलिए ये दोनों टाइप्स, मैंने पहली बात की ये मैकेनिकल एनर्जी की टाइप है। पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो द टाइप ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी। दीज टू टाइप्स आर रिलेटेड टू द मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, अब देखें कुछ स्टोन्स होते हैं, एग्जाम्पल हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल सम स्टोन है और उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो काम कर सके। कैसा काम? देखें, उसके अंदर एबिलिटी है काम करने की, तो आप वो पत्थर किसी को मारेंगे तो उसका सर फट जाएगा, ठीक है। अगर उसके अंदर पोटेंशियल नहीं होगा तो वो कभी भी ये नहीं हो सकता कि आप उसको किसी को लगाएं और किसी को कोई नुकसान पहुंचे, ठीक है। या फिर आप इसको वैसे भी कहीं मारेंगे तो वो आवाज पैदा करेगा, तो आवाज क्यों पैदा करेगा या वो किसी का सर क्यों फाड़ देगा उससे? क्योंकि उसके अंदर काम करने की एबिलिटी है। लेकिन जब तक वो पत्थर, वो स्टोन अपनी जगह पे पड़ा ना, हमें उसके अंदर वो पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा, वो नहीं सामने है, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल है। अब क्या होगा, हम उस पत्थर को यहाँ जमीन पे फॉर एग्जांपल पड़ा, हम इसको उठा के यहाँ ऊपर ले जाते, हमने उस पत्थर को नीचे से उठाया और उसको ऊपर ले गए। अब क्या हुआ है, वर्क डन किया हमने उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको ऊपर डिस्टेंस को तय करवा दिया है। अब इसके अंदर वर्क आ गया। अब जब यहाँ से हम इसको छोड़ेंगे, यहां से जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के असर में सीधा कहां आएगा? नीचे आएगा। तो ये वहां से नीचे फॉल कर पाया, तो क्यों? क्योंकि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? यहां तक इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी पीक पे आ जाती है। जब हम इसको उठा के ऊपर ग्राउंड से ऊपर यहां तक लेके जाते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे पीक पे पहुंच चुकी होती है। यहां से जब आप इसको छोड़ेंगे ना आजाद, तो ये खुद ब खुद नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में बदल चुकी होगी। और फिर ये नीचे आके जो है वो क्या करेगा, या तो जरूर आवाज पैदा करेगा या नीचे जो चीज होगी उसको नुकसान जरूर पहुंचाएगा, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी सामने आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो ये एक फॉर्म थी, यानी हमने दो पढ़ी, काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ी, ऐसी कोई भी बॉडी जो जब हरकत करे तो सामने आए फोर्स, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और वो वाली एनर्जी जो बॉडी के अंदर छुपी हुई होती है, जब तक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती तब तक वो पोटेंशियल रहती है, लेकिन वो सामने आने के लिए उसको काइनेटिक में बदलना पड़ता है। ये थी दो टाइप्स हमारी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है दैट इज अ केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, अच्छा, बात ऐसा होता है कुछ एनर्जी है जो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में आती है। केमिकल रिएक्शंस होते हैं यानी दो से तीन चीजें आपस में मिलती हैं या टूटती हैं और उसके रिजल्ट में जो एनर्जी बाहर आती है उसको हम केमिकल एनर्जी का नाम देते हैं। वो कैसे आती है कि उन केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो उनके कंपाउंड में के दरमियान में केमिकल बॉन्ड मौजूद होता है, उनके एटम्स के दरमियान में, वो बॉन्ड जब ब्रेक करता है, ये बॉन्ड जब टूट जाता है तो उसमें से क्या होता है, लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, जिसको फिर बॉडी जो है वो यूज
करती है। इसकी एग्जांपल हमने एक इंट्रोडक्शन में डिस्कस की थी अबाउट द फूड जो हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, लिपिड्स है, ये सारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। जब डाइजेस्ट हो जाता है तो ये सारे का सारा खाना CH बॉन्ड्स में टूट जाता है और ये हर सेल को पहुंचा दिया जाता है। जब ब्लड सर्कुलेट करता है, हमारी जो छोटी आंत होती है वहां से हमारा जो खून है, हमारा ब्लड है, वो खाना ले जाता है। जब वो लेके जाता है वो इस सूरत में होता है, टूटा हुआ बिल्कुल। तो इसको फिर जब वो हर जगह ले जाता है और हर सेल को पहुंचा देता है जाके, तो हर सेल के पास फिर क्या होता है, ऑक्सीजन भी तो बाहर से हम लेते हैं ना सांस के जरिए, तो ये ऑक्सीजन वहां पहुंचती है और वो क्या करती है, इस बॉन्ड को तोड़ देती है। तो एक जगह कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जगह वाटर बन जाता है। वाटर की बॉडी को जरूरत होती है, उसको इस्तेमाल कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ऑक्सीजन आती है वैसे कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके हर सेल से बाहर ले जाया जाता है और वैसे उसको बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये जब बॉन्ड टूटता है ना, इसमें से ये इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है कि आप अपनी डेली वर्क कर सकते हैं। ये जो हम सुबह से लेकर शाम तक जितना काम करते हैं, ये सारे का सारा इसी एनर्जी के रिजल्ट में है जो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा नॉर्मल लाइफ में वो भी है एनर्जी, जैसे कि जो हमारी सेल और हमारी जो बैटरीज होती हैं उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, उस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, उस एनर्जी को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उससे हम बिजली की चीज़ें चलाते हैं क्योंकि उस केमिकल एनर्जी को उसमें कन्वर्ट करके वो यूज़ किया जाता है। फिर इसके अलावा जो एनर्जी हमें फ्यूल को बर्न करने से मिलती है, जो हम पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों के अंदर, उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है, उसको तोड़ा जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, तभी हमारी गाड़ियाँ, कार, एरोप्लेन्स वगैरह जो है वो चल पाते हैं। तो ये थी हमारे पास केमिकल एनर्जी की टाइप। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अपनी लाइट एनर्जी। फोर्थ फॉर्म ऑफ एनर्जी इज लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी है, अच्छा वैसे लाइट का सोर्स हमारे पास क्या है, हर चीज़, एवरीथिंग जो है वो मिलके बनी होती है एटम से। ये मैं बहुत पीछे जा रही हूँ, बहुत बेसिक नॉलेज पे जा रही हूँ। एटम जो है इसको हम देख नहीं सकते अपनी आंख से, लेकिन ये हर मैटर की, हर फॉर्म की जो है वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब इसके इर्द गिर्द क्या होता है, एटम में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो शेल्स होते हैं और इन शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब यहाँ से जब हायर ऑर्बिट से, ये ऑर्बिट है एक, ये है दूसरा ऑर्बिट, तो जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ये शेल हैं और इन शेल के इर्द गिर्द जो है वो ऑर्बिट्स होते हैं S, P, D और F। तो इनके दरमियान जब एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो लाइट एमिट होती है, तो रोशनी खारिज होती है एटम के अंदर से, फिर उसको हम जो है वो यूटिलाइज करते हैं। बहुत ज़्यादा है हमारे पास ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, हाई है, उनकी इस प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल भी करते हैं एनर्जी को हासिल करने के लिए, लाइट एनर्जी को। इसके अलावा जो हमारे पास बेसिक सोर्स है लाइट का, वो हमारे पास सन है, सूरज की रोशनी है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास आती है। इसको कंज्यूम करते हैं क्या नाम है, प्लांट्स, और प्लांट्स को कंज्यूम करके अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज, और फिर वो हमें मुंतकिल हो जाती है। इस तरह से ये लाइट एनर्जी हमारे तक भी पहुंच जाती है। फिर इसके अलावा जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी, उससे भी हम ये लाइट एनर्जी हासिल करते हैं। करंट है जब ये पड़ती है एप्लायंसेस के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के, जैसे बल्ब वगैरह, तो ये इनको भी क्या कर देती है, लाइट अप कर देती है, रोशनी पैदा करवा देती है, और उससे हम अपने घरों को रोशन करते हैं, अपने ऑफिस को रोशन करते हैं, इससे हम लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो ये जो है ये टाइप है लाइट एनर्जी की। मतलब इस एनर्जी की टाइप हमने क्या देखा है कि एक जो बेसिक सोर्स है हमारे पास कि लाइट पैदा कैसे होती है, तो वो एटॉमिक लेवल पे जाके होती है कि एटम के अंदर, शेल के अंदर ऑर्बिट्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, ये 4, वो डिपेंड करता है। ये बहुत ज़्यादा डीप चला जाएगा कि मैं इसको बारे में ज़्यादा डिस्कस करूँगी, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, और पता होगा कि एटम है और इसके शेल के अंदर जो है वो ऑर्बिटल्स होते हैं। ये डिपेंड करते हैं शेल के ऊपर, कौन सा शेल है उसके अंदर उस मुताबिक ही ऑर्बिट्स होते हैं। लेकिन बस इतना है कि जब ये हाई ऑर्बिट है और इससे ये लोअर ऑर्बिट है, ये P से S की तरफ या D से S की तरफ या F से S की तरफ या D से S की तरफ, तो ये जब इस तरह से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है एटम, तो उस टाइम पे ये क्या करता है, एनर्जी को एमिट करवाता है। तो ये जितने भी ये जो करंट है अपने, इनके अंदर जो लाइट अप होता है, ये सारा इसी प्रोसेस को फॉलो करके होता है। लेकिन हम इतना डीप नहीं जा रहे, बस आपको बेसिक इस फॉर्म के बारे में बता रहे हैं। और उसके अलावा जो बेसिक सोर्स है हमारे पास, वो हमारे पास सन ही है, जिससे हम एनर्जी को, लाइट एनर्जी को जो है वो हासिल करते हैं।
अच्छा, इसके बाद हमारी नेक्स्ट है दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हमारे पास जो है वो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है जिसको बहुत ज़्यादा देर तो नहीं हुई लेकिन आज ये हमारी ज़रूरत बन चुकी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं, मूविंग चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी तब पैदा होती है जब चार्जेस जो हैं वो उस कंडक्टर के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मौजूद होते हैं वो मूव करते हैं, तो उनकी मोशन से जो एनर्जी सामने आती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। इस एनर्जी को हम लोग बड़े पैमाने पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने अब इस काबिल भी हो चुके हैं कि इसको एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट भी कर सकते हैं, बल्कि हमने बहुत ज़्यादा दूसरी एनर्जी को, जैसे केमिकल एनर्जी है और दूसरी टाइप ऑफ एनर्जीज हैं, उसको भी हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के तरीके निकाल लिए हैं। और इसके अलावा हमारे पास इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो इसको हम पैदा कहाँ कहाँ करवाते हैं, तो इसके तरीके तो भी हम आगे पढ़ेंगे भी। इसके अलावा हमने पावर स्टेशंस लगाए होते हैं जहाँ पे हम बिजली बनवा रहे हैं, जैसे कि वाटर से बिजली बनवाई जाती है, विंड से बनवाई जाती है, कोल से बनवाई जाती है, न्यूक्लियर जो है वो प्लांट्स लगाए गए हैं उससे बिजली बनवाई जा रही है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ इसके सोर्सेज हैं जिसको हम आगे कन्वेंशनल मेथड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन कन्वेंशनल में भी पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा नंबर 8 है दैट इज द न्यूक्लियर एनर्जी। ये हमारी 7 न्यूक्लियर एनर्जी। और लास्ट टाइप भी है एनर्जी की। एटम की जो पावर होती है सारी वो उसके न्यूक्लियस के अंदर होती है। जब एटम का न्यूक्लियस ब्रेक करता है, टूटता है, या फिर दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं, लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, बहुत ज़्यादा। इसके लिए, इस एनर्जी को बनवाने के लिए, पैदा करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाए जाते हैं। और उस न्यूक्लियर रिएक्टर में सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम इस रिएक्शन को कंट्रोल कैसे करें। जब ये रिएक्शन स्टार्ट होता है तो तकरीबन एक्सप्लोसिव रिएक्शन है ये, बहुत ज़्यादा, यानी धमाका होता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। मेन तो हमारा होता है यही कि हम इस एनर्जी को, हम इस हीट को जो है वो यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं और दूसरा इस रिएक्शन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। चेन रिएक्शन होता है, एक दफ़ा रिएक्शन स्टार्ट हो जाए तो फिर इसको रोकने के लिए भी उसके अंदर कुछ इंडिकेटर्स रखने पड़ते हैं। और दूसरा ये है कि इसके अंदर से बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो एनर्जी निकलती है, उसके साथ रेडिएशंस भी निकलती हैं जो बाज़ औक़ात हमारे लिए हार्मफुल भी होती हैं। इसलिए इसको हम आबादी से दूर वाले इलाकों में लगाते हैं और जो एनर्जी इससे प्रोड्यूस होती है, जो हीट पैदा होती है, उससे फिर हम आगे से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनवाते हैं। अब ये हमें फ़ायदा तो बहुत दे रही है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी वजह है कि ये पोल्यूशन भी बहुत क्रिएट करती है, क्योंकि थर्मल एनर्जी इससे बहुत निकलती है, हवा बहुत गंदी हो रही है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है। तो लेकिन इससे हमने जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हासिल की है। तो ये हमारी जो है वो एनर्जी की टाइप से डिफरेंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इंटरकन्वेंशन ऑफ एनर्जी और रेस्ट ऑफ द टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।